हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र। और इसमें अपन पढ़ चुके हैं गाउस का नियम। लास्ट लेक्चर में मैंने गाउस के नियम पर संबंधित आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। और लास्ट में हमने बात करी थी एक घन आकृति के बारे में। मैं 2 मिनट इसके बारे में बोल देता हूँ, आप सुनना बहुत ध्यान से। कि जब आवेश घन के केंद्र पर रखा गया था तो पूरे घन का फ्लक्स था Q/ε0। चूंकि आवेश किसी भी फलक को टच नहीं कर रहा है तो एक फलक निकालने के लिए आपने 6 से डिवाइड कर दिया, तो एक फलक का आ गया Q/6ε0। फिर आपने आवेश फलक के केंद्र पर रखा तो आपको सममित पृष्ठ बनाने के लिए एक घन की आवश्यकता और पड़ी, मतलब 2 घन हो गए कुल मिलाकर के। और 2 घनों का था Q/ε0, तो एक के बट में आया Q/2ε0। चूंकि आवेश एक फलक को टच कर रहा है, 6 फलक में से एक को हटा दीजिए, कितने बचे? 5 से डिवाइड कर दिया हमने। इसी तरह हमने भुजा पर रखा तो आपको 4 घन चाहिए थे, Q/4ε0। भुजा पर 2 फलकों को टच कर रहा है तो आपने 4 का भाग दिया। और इसी तरह कॉर्नर पर 8 घनों की जरूरत पड़ती है, तो एक का आया था Q/8ε0। 3 फलकों को टच कर रहा है तो 3 कम करके आपने 3 से डिवाइड कर दिया, Q/24ε0 आपका उत्तर आ गया। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो अपन ट्राई करते हैं भाई। सब सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। देखिए, बुक निकाल लीजिए, अगर बुक हो तो आपके पास में, मुझे क्वेश्चन लिखवाना नहीं पड़ेगा, है ना। अपन ने कल जो होमवर्क दिया था, पहले अपन वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन अपन 1.15 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1.15 एनसीईआरटी की बुक में बच्चों पेज नंबर 47 पर है, ये ना। पेज नंबर 47 आप निकाल लीजिए, सवाल लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा। 15वें में दिया हुआ है कि आपको एक समान विद्युत क्षेत्र ई दे रखा है। बच्चों, इसने डार्क किया हुआ है, एक तरीका तो डार्क करने का है, एक ये का वेक्टर लगा दीजिए, इस लिखें आप। तो ई वेक्टर दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप N/कूलम। मतलब आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है बच्चों? 3 × 10⁻³ और आई कैप लगा हुआ है, मतलब एक्स दिशा में है। जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो एक्स दिशा में आपको दिया हुआ है। इसमें जो फर्स्ट ए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। सुनना बहुत ध्यान से। पहले वाले क्वेश्चन में जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एस वेक्टर, वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिए, इसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा गुणा भुजा। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। पर ध्यान से देखो, मैंने एस वेक्टर लिखा है। अगर मैं केवल एस लिखता तो इतना पर्याप्त था, परिमाण आ गया। पर जैसे ही मैंने एस के ऊपर वेक्टर लगाया है ना, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप इस जगह पर, तो भैया मुझे सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन पढ़, कह रहा है कि YZ के समांतर है। देखो अगर मैं अक्ष बनाऊं बच्चों, ये एक्स अक्ष है, ये Y अक्ष है, और कुछ इस तरीके से Z अक्ष रहा होगा, यहां मान लें इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो तल है ना वो YZ के समांतर है, YZ के समांतर है। और मैंने आपको बता रखा है कि एस वेक्टर की दिशा होती है सतह के लंबवत। सतह YZ में है और इसके लंबवत मतलब इस दिशा में, मतलब एक्स दिशा में। एस वेक्टर की दिशा कहां है बच्चों? एक्स दिशा में है, इसलिए इसमें आई कैप और लगा सकता हूं। आप दोबारा समझिएगा बहुत ध्यान से, ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। सुनना, 1.15 क्वेश्चन में ई वेक्टर प्रश्न में दिया हुआ है, परिमाण है 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब बच्चों एक्स दिशा में है,
रही बात क्षेत्रफल की, तो भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदल लिया, इसका स्क्वायर कर दिया भुजा स्क्वायर से। तो और रही बात दिशा की, तो इसने बोला है कि जो तल है ना वो बाई जेड के समांतर है, और बाई जेड के समांतर है तो एस वेक्टर होता है सतह के लंबवत। बाई जेड जैसे मेरा हाथ दिख रहा है और ये उंगली इसके लंबवत यानी कि एक्स दिशा में, उंगली कहां हो गई, एक्स दिशा में, इसलिए मैंने क्या लगाया बच्चों, आई कैप एस वेक्टर में। तो पहले क्वेश्चन में आपको फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, ई वेक्टर कितना है, 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप डॉट एस वेक्टर कितना आएगा बच्चों, थोड़ा सॉल्व कर ले इसको अंदर अंदर। यहां से 10 की घात माइनस का 1 बच रहा है, पावर 2 लगा हुआ है, कुल मिलाकर के 10 की घात -2 बनेगा भैया। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुणा 10 की घात प्लस का 3 और माइनस का 2 1 बन जाएगा। आई डॉट आई कितना आ गया 1, कुल मिलाकर के विद्युत फ्लक्स आएगा 30। और यहां से मात्रक की बात कर लें तो न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर लगा दो, या वोल्ट इंटू मीटर लगा दो, या फिर क्या लगा दो बच्चों, वेबर। पहला आपको समझ में आ गया ना, बहुत सरल सवाल है अगर आप तरीके समझोगे तो। ई वेक्टर आपको गिवन है और क्षेत्रफल के लिए हिंट दिया है कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, भुजा का स्क्वायर किया। और जो एस वेक्टर है ना इस प्रश्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, ये आई कैप कहां से आया, ये बार बार समझना कि जो तल है, आपको बोर्ड पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये बाई जेड तल में है, बाई जेड में, तो इसका डीएस वेक्टर लंबवत कहां होगा बच्चों, एक्स अक्ष की ओर, इसलिए मैंने आई कैप लगाया। फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इस तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब मतलब एस वेक्टर। बच्चों तल होता तो एस होता, और तल के अभिलंब यानी कि एस वेक्टर की बात कर रहा है। एस वेक्टर एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, सुनना बहुत ध्यान से। सेकंड सवाल में कोण दिया हुआ है, अदिश रूप में सवाल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, बी पार्ट। विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन बटे कूलाम। क्लियर है यहां तक। सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 की घात -2, यहां से बचेगा 10 की घात -1, और इसका स्क्वायर मतलब 10 की घात -2 क्षेत्रफल आ गया बच्चों। और थीटा की बात करूं तो यहां पर 2 चीज दिमाग में आती हैं। सर जी थीटा 60 डिग्री दिया है ना प्रश्न में, 60 ही बोल रहा है ना, बिल्कुल। तो 60 लें या 90 - 60 लें, मैंने बताया ना आपको। अगर बच्चों ये 60 डिग्री तल का कोण होता, तल का एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष का मतलब हो गया ई वेक्टर, ई वेक्टर एक्स दिशा में है ना, तो अगर तल का ई वेक्टर से कोण होता तो 90 - 60 लेता, पर ये तल का कोण नहीं है, तल के अभिलंब का, तल के अभिलंब का यानी कि एस वेक्टर का। एस वेक्टर तल के लंबवत ही तो होता है। अब थीटा ही काम में लिया जाएगा भैया 60 डिग्री। फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। सारी वैल्यू पुट कर दी जाए, 3 गुणा 10 की घात 3 एस 10 की घात -2 कॉस 60। कॉस 60 का मतलब होता है बच्चों 1/2, 1/2 से 3 काटूंगा तो 1.5 इंटू 10⁻1। तो जो फ्लक्स निकल करके आएगा वो आएगा 15। वेबर लिख दो, या न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या वोल्ट इंटू मीटर, जो मात्रक पसंद हो आप लगा सकते हो बच्चों। क्लियर है। दोनों क्वेश्चन आप जल्दी से नोट करें। दोनों सवालों में जो अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से इस सवाल में तो है कि आई कैप किस तरीके से आया ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि तल बाई जेड के समांतर है, मतलब उसका क्षेत्रफल सदिश एक्स अक्ष की ओर रहा होगा, इसलिए आई कैप आया। और इस सवाल में अपन ने कोण 60 ही क्यों लिया, क्योंकि ये कोण तल का नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, ये कोण है तल के अभिलंब का यानी कि एस वेक्टर का, है ना। नोट करें जल्दी से।
पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई ना। 1.16। क्वेश्चन नंबर 1.16 पढ़िए। अभ्यास 1.15 में, मतलब जो डाटा है वो आपको 1.15 क्वेश्चन का ही लेना है, मतलब लास्ट क्वेश्चन का ही लेना है। अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, मतलब अब की बार घन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर भुजा का घन से, जो कि इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशी तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। मतलब अब के क्वेश्चन में एक घन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर भुजा वाला। देखिए भाई ध्यान से, दो तरीके हैं सवाल को समझने के बच्चों। तरीका नंबर 1 तो यह कहता है कि उस घन के अंदर परिबद्ध आवेश 0 है। प्रश्न में आवेश के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं करी है और आवेश 0 है, इसलिए फ्लक्स भी कितना आएगा 0। ये तो इसका जवाब एक लाइन में हुआ। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, आप दिमाग लगाना। आप अक्ष बनाइए भैया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और बच्चों जेड अक्ष। ये मूल बिंदु हो गया अपना। यहां पर एक घन बनाओ कुछ इस तरह का। ये देखो, पूरा लॉजिक से सीखते हैं अपन एक बार तुरंत से, ठीक है ना। घन का नाम मैंने दे दिया ओ ए बी सी डी ई एफ और जी। क्लियर है। और ई वेक्टर बच्चों आपको पता ही है कि एक्स अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि 1.15 में जो आपने क्वेश्चन लिया था उसमें आई कैप लगा हुआ था ई वेक्टर में, मतलब ई वेक्टर तो एक्स अक्ष के अनुदिश है। और आपको एक घन दिया हुआ है, देखो ध्यान से। मैंने आपको ऐसा एक बेलन वाला क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल उसी थीम से करवा रहा हूं कि भैया पूरे घन का जो फ्लक्स है वो तो होगा क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। पूरे घन का, संपूर्ण घन का जो फ्लक्स होगा फाई, वो तो होगा क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब सुन ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं अलग अलग सतहों की बच्चों, अलग अलग सतहों की, तो घन में 6 फलक होते हैं। मैं इस चीज को 6 बार लिखता हूं, सुनना। फाई बराबर इंटीग्रेशन, एक एक फलक की चर्चा करो बच्चों। पहला फलक आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने पहला ये वाला फलक ले लिया, जिसे मैं छायांकित कर रहा हूं, ये वाली दीवार। कौन सी दीवार है बच्चों? ए बी जी एफ। समझते जाना ध्यान से भैया अच्छे से, ना। थोड़ा हो सकता है छोटा लिख रहा हो, देख लेना, है ना। और थोड़ा बड़ा कर देंगे आगे से। इसके लिए आएगा बच्चों ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस दूसरा सरफेस इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए, ये वाला ओ सी डी ई, ओ सी डी ई। ये आएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस 2 हो गए ना भैया। ऊपर वाला सरफेस ले लो, बी सी डी जी, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। 3 हो गए। इसका जस्ट नीचे वाला ले लीजिए, कौन सा? ए ओ ई एफ, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस, ये दोनों हो गए, ऊपर नीचे को हो गए। अभी अंदर वाला सतह 6 है ना, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ,
ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और एक बच्चों ये बाहर वाली सतह जी डी ई एफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मेरी बात समझने का थोड़ा प्रयास करना, रटोगे ना तो भैया क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। एक घननुमा आकृति बना लें, पूरा फ्लस्क ये है, और इसको मैं 6 अलग अलग दीवार, ये वाली, ऊपर नीचे दाएं बाएं, 6 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। अगला स्टेप कैसे लिखेंगे वो सुनना आप ध्यान से। देखिए, अगर आप एक एक हिस्से की बात करो बच्चों, फ्लस्क बराबर, दिमाग लगाना ध्यान से, एबीजीएफ की बात करें, एबीजीएफ वही बाई जेड तल के समांतर होगा कुछ इस तरीके से। इसका एस वेक्टर होगा बच्चों एस दिशा में, एक्स दिशा में, ई वेक्टर वी एक्स दिशा में है, और एस वेक्टर वी इसका एक्स दिशा में ही होगा, एंगल 0 होगा। तो अगर मैं एबीजीएफ की बात करता हूं, इंटीग्रेशन में एबीजीएफ, तो डॉट को जब मैं खोलूंगा बच्चों तो ई, क्षेत्रफल एस और कॉस 0 आएगा, क्योंकि इसके लिए विद्युत क्षेत्र भी एक्स दिशा में है और ई वेक्टर भी एक्स दिशा में है, तो एंगल कितना आ जाएगा 0। अब सुन ध्यान से, OCDG जो छायांकित भाग है, ये इसका जस्ट ये कुछ इस तरीके से तो है, इसका एस वेक्टर इधर है, ये भी बच्चों बाई जेड तल के समांतर है, इसका भी एस वेक्टर इधर लेना है मतलब मुझे, और विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में है, जैसे मैंने बेलन में लिया था, याद करो आप, 2 वृत्ताकार हिस्से थे, एक इधर और दूसरा इधर, मतलब इसमें कौन बनने वाला है 180 का, प्लस कौन सा हिस्सा OCDE, और यह आएगा ES cos 180 डिग्री, और बाकी सभी हिस्सों में थीटा 90 होने वाला है भैया। देख, ऊपर वाली सरफेस के लिए ds वेक्टर होगा बाई एक्स की ओर, विद्युत क्षेत्र है E की ओर, थीटा 90, नीचे वाले में माइनस बाई की ओर और E की ओर, x की ओर 90 डिग्री, सेम बाहर वाले में जेड एक्स की ओर होगा एस वेक्टर, ये एक्स एक्स की ओर है 90, मतलब बचे हुए 4 हिस्सों में एंगल 0 आएगा। देखो, इसके लिए 0, इसके लिए 180, और बाकी सभी में कोण कितना आएगा 90, और कोण 90 आएगा तो इन सभी का बचा हुआ डॉट 0 होने वाला है। लंबवत सदिश में डॉट कितना आता है 0, और दिमाग लगा ले, फाई बराबर कॉस 0 का मान तो होता है 1, और कॉस 180 का मान होता है बच्चों माइनस का 1। ई कांस्टेंट है, पता है आपको, ई को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन एबीजीएफ, केवल एस बचा एक तरीके से इसमें, या एस कह दो या डीएस कह दो, क्या फर्क पड़ता है, डीएस कह दो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगले वाले हिस्से के लिए कॉस 180 माइनस का 1 होता है, ई कहां आ जाएगा बाहर, OCDE, केवल अंदर क्या बचेगा DS, और दिमाग लगा, जितना क्षेत्रफल ABGF का है उतना ही क्षेत्रफल OCDE का है, दोनों सरफेस का क्षेत्रफल कैसा है बराबर है, तो फाई बराबर E, इसका क्षेत्रफल अगर A मानूं तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा A, और कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फ्लक्स कितना निकल करके आएगा 0। अगर आपको बेलन वाला सवाल समझ में आया था ना, तो ये सवाल आसान है फिर भैया, ठीक है भाई। तो देखो, मैं मतलब आपको बता दूं कि अपन चाहें तो इस सवाल को अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं ना, मुझे बताना था इस तरीके से, अपन मेथड नंबर सेकंड से भी कर सकते हैं। और मेथड नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि भैया इस घन के अंदर नेट आवेश 0 है, घन के लिए, संपूर्ण घन के लिए सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है 0, और अगर गाउस थ्योरम यूज करते हो तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स भाई साहब कितना निकल करके आएगा 0 निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, मुझे पता है आपको ये मेथड बेहद पसंद आएगा, पर
समझदार बच्चे ये तरीका समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों मैंने आपको एक बेलन वाला क्वेश्चन करवाया था, एक घन वाला क्वेश्चन आज करवा दिया है। एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो बिल्कुल इसी थीम पर आधारित है। अपन नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पैटर्न एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बड़ा सरल तरीका होता है। पहले पूरा क्लोज इंटीग्रेशन के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, फिर जितनी सतह बन सकती हैं, बेलन में 3 बन रही थी, 2 वृत्ताकार और एक बेलनाकार, तो मैंने 3 काम में ली। इसमें 6 फलक हैं तो 6 हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्से के लिए कोण 0, उसके विपरीत के लिए 180 और बाकी 4 के लिए कोण कितना आएगा 90। तो अपन इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसको। तो ये हो गया 1.16। 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 1.15 हो गया, 1.16 हो गया। आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई ना, ताकि समय कम लगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, अगर आप लोगों ने किए होंगे तो कुछ क्वेश्चन इनमें से हो भी गए होंगे आपसे ना। नेक्स्ट, एक 1.17 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 1.17, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, मतलब आपको नेट फ्लक्स दिया हुआ है फाई, कितना दिया है साहब, 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। नेट फ्लक्स का मान कितना दिया है बच्चों, 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम है। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, क्यू फाइंड आउट करना है। और दूसरा, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। एक एक करके करते हैं भाई, ध्यान से सुनना। पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें अपन को बाउंडेड चार्ज निकालना है। फ्लक्स का आपको दे रखा है 8 गुणा 10⁻³ और कैलकुलेट करना है चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, फ्लक्स दे रखा हो और चार्ज निकालना हो, या चार्ज दे रखा हो और फ्लक्स निकालना हो, तो हम गाउस की प्रमेय काम में लेते हैं। और गाउस की प्रमेय क्या कहती है बच्चों, कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका गुणा करें आवेश का, तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q इज इक्वल टू फाई दिया हुआ है 8 गुणा 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। 8 का गुणा 5 से 8 45 की 0 हासिल 4, 8 का गुणा 8 से 64 और 4 68 हासिल 6, 8 गुणा 8 64, 64 और 6 70 गुणा 10⁻⁻9। कुल मिलाकर के चाहो तो आप नैनो में आंसर दे दो, 70.80 नैनो कूलाम। कुछ भी लिख सकते हो, वैज्ञानिक विधि के अनुसार भी आप लिख सकते हो इसको, 7 पॉइंट ऐसा कुछ करके कर लेना आराम से, ठीक है ना। सेकंड जो इसका स्टेप है, क्या कह रहा है कि पढ़ना क्वेश्चन एक बार, कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। बच्चों याद करो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टार लगाए थे, उनमें इसका जवाब मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फाई नेट फ्लक्स कितना हो, 0। अगर बच्चों कुल फ्लक्स 0 हो, नेट फ्लक्स 0 हो, तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे? क्या आप यह कहोगे कि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है? मैंने आपको बताया था कि अगर पृष्ठ के अंदर +2 कूलाम है और -2 कूलाम है और मैं अब आपसे फ्लक्स की बात करता हूं, तो फ्लक्स 0 आएगा। फ्लक्स 0 है, इसका मतलब यह तो कतई नहीं है कि उसके अंदर आवेश नहीं है। आवेश हो सकते हैं पर नेट आवेश 0 होगा, कुल आवेश 0 होगा। अगर मैं गाउस की प्रमेय से बात करना चाहूं तो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है σQ/ε0। तो
सिग्मा क्यू फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट कितना है 0, सिग्मा क्यू कितना आएगा 0। क्या निष्कर्ष निकल के आया? यदि नेट फ्लक्स शून्य है तो बॉक्स के अंदर कुल आवेश शून्य होगा। आप ये नहीं कह सकते कि बॉक्स के अंदर आवेश नहीं होगा, तो जो दिया गया कथन है वो तो गलत है। इसने कहा है कि अगर नेट फ्लक्स शून्य है तो क्या बॉक्स के अंदर आवेश नहीं होगा? नहीं, यह कथन गलत है। क्या कहेंगे? अगर नेट फ्लक्स शून्य है तो नेट आवेश शून्य है, ना कि आवेश शून्य। दोनों अलग अलग कथन है। कुल आवेश 0 होगा, ध्यान रखना। नोट कर लीजिए आप जल्दी से इनको। 1.17 बुक में इसका आंसर माइक्रो में है, माइक्रो में। तो माइक्रो कैसे बनाएंगे इसको देखना। -6 तो 3 जीरो अगर आप इसमें एडजस्ट करो, 3 जीरो, 2 तो ये है ही है और 1 जीरो लग जाएगी। आप 10 की घात -6 कूलाम लिख सकते हो और -6 मीन्स माइक्रो। आप चाहो तो आपको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है ना। बुक का जो आंसर था इस वजह से लिखवाया है। आगे बढ़े बच्चों, देखिए नेक्स्ट। अगला देखिएगा भाई ध्यान से। 1.15 हो गया, 1.16 हो गया, 1.17 हो गया। उम्मीद है अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे तो भैया इंटरेस्ट आ रहा होगा, है ना। 1.18 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1.18 चेक करिएगा। एक डायग्राम बना रखा है, पहले मैं आपको वो डायग्राम ही बना देता हूं, विचार जरूर करना है अपने को। ये 10 सेंटीमीटर भुजा है, एक वर्गाकार प्लेट है 10 सेंटीमीटर भुजा की, ठीक है। और यहां से इसके तल से करीब 5 सेंटीमीटर दूर, है ना। सवाल कह रहा है कि चित्र, या आपको चित्र दिख रहा है ना, इस चित्र पर आप थोड़ा विचार कीजिए। नीचे वर्गाकार प्लेट है और प्लेट के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। इस जगह पर आवेश रखा है बच्चों +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा? सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, थोड़ा विचार करें आप इसके ऊपर एक बार ना, तब तक मैं ये साफ करता हूं। विचार जरूर करना भाई। क्या हो सकता है? आवेश दिया हुआ है और फ्लक्स ज्ञात करना है बच्चों। तो एक एक स्टेप, आवेश दिया हुआ है, सतह का फ्लक्स ज्ञात करना है, और फ्लक्स ज्ञात करने के लिए तो गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा जो कि सममित होना चाहिए। बच्चों ध्यान सुनो, मैंने आपको एक हेडिंग पढ़ाई थी, यदि आवेश घन के केंद्र पर रखा हो, आप अज्यूम करो जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में, थोड़ा सोचना, कमरा है पूरा घन मान लीजिए, हो सकता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रही हो कमरे की, आप बराबर मान के दिमाग में घन मान लीजिए। 6 फलक दिख रहे होंगे आपको। सेंटर में बच्चों आपने आवेश रख दिया। आप अपने कमरे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसे 10 सेंटीमीटर माने और नीचे से 5 सेंटीमीटर, तो शायद बिल्कुल केंद्र पे आपने आवेश रखा होगा। अब बच्चों उस स्थिति में घन का फ्लक्स कितना आता?
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करो, जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो, जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो संपूर्ण घन का फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर आपको संपूर्ण घन का नहीं निकालना है, सिर्फ एक फलक का निकालना है। आप जिस कमरे में बैठे हो, तो ऐसा चित्र बनाने के लिए कल्पना करो, आप जिस कमरे में बैठे हो वो घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है 10 सेंटीमीटर, और आपने घन के केंद्र पर एक 10 माइक्रोकूलम आवेश रख दिया। अब देखो 6 फलक है ना, ऊपर की छत गायब कर दो, दाएं बाएं गायब कर दो, आगे पीछे गायब कर दो, तो एक नीचे का फर्श बचेगा केवल 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार सतह, और उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर आवेश रखा होगा शायद। यही कंडीशन तो होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, सवाल ने घुमा फिरा करके आपको एक चीज दी है कि जब आवेश घन के केंद्र पर रखा होता है, उस स्थिति में एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। मैं लिख रहा हूं यह बात, आप ध्यान से देखना कि चूंकि उपरोक्त अवस्था दर्शाती है, उपरोक्त अवस्था दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है बच्चों, कि जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए भाई। ये चित्र क्या कहना चाह रहा है कि जब आपने आवेश घन के केंद्र पर रखा है ना, मैं वापस समझाता हूं, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, आवेश को घन के केंद्र पर रख दीजिए, एक एक करके 5 सतह हटा दीजिए, छत हटाओ, दाएं बाएं हटाओ, आगे पीछे की हटाओ, तो क्या बचेगी बच्चों, नीचे की फर्श बचेगी, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बचेगा, और उससे 5 सेंटीमीटर, भाई बीच में रखा हुआ है तो पूरी दस्ती, तो बीच का कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर पर आवेश रखा हुआ है। और जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स होता है Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या लगाना है बच्चों, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और मैंने आपको बता रखा है कि आप अगर ऐसे ना करना चाहो तो Q अपॉन 6 तो लिख सकते हो आप। के का सूत्र याद है क्या, के का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं 1/4 पाई के लिख सकता हूं भैया, तो 1 मतलब ऊपर आएगा बच्चों 4 पाई के, सूत्र ये भी बन सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप 1 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गुणा करने में थोड़ी तकलीफ होती है, उसको आप 4 पाई के लिख सकते हो, 4 पाई के, सारे मान जमाओ इसमें, प्लस आवेश 10 माइक्रोकूलम है, 10 गुणा 10 की घात -6, 4 पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 6, काटना 3 से, 3 दूनी 6 और 3 से 9, 3 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 3 गुणा 2 कितना आएगा 6, और 6 का अगर मैं इसमें गुणा कर दूं तो 6 गुणा 4 24 के 4 हासिल 2, 6 और 2 8, और 6 तिया 18, 18.84 गुणा 10 की घात कितना बचा 9, और ये कितना हो गया 10, -6 कितना बचता है 4, और अगर वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखूं 1.884 गुणा 10 की घात, तो घात संख्या घटी है, घात को 1 बढ़ा दीजिए, 4 से कितना कर दो 5 वेबर, मतलब नेट जो फ्लक्स आएगा इस कंडीशन में वो आएगा 1.884 गुणा 10 की घात 5 वेबर। समझने वाली बात, मैं वापस कह रहा हूं कि यह सूत्र क्यों लगा, ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो चित्र दर्शा रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार प्लेट है, 5 सेंटीमीटर पर एक आवेश रखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। क्लियर, आप जल्दी से नोट करते जाइए भैया इनको, 1.18 को आप नोट कर लो।
हाँ भाई साहब, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। 1.18, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया भाई ना। आगे बढ़ते हैं, 1.19 की बात करते हैं, पढ़िए सब ध्यान से। 1.19 क्या बोल रहा है, पढ़िए। 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश है, किसी किनारे पर 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। आवेश घन के केंद्र पर रखा हुआ है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा। 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है और 9 सेंटीमीटर भुजा वाले गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर रखा हुआ है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आएगा। देखो ध्यान से, तो बड़ा सरल सवाल है भैया। 1.19 देखना ध्यान से। आवेश कहां रखा हुआ है, घन के केंद्र पर रखा हुआ है, और जब आवेश घन के केंद्र पर हो तो घन का फ्लक्स, इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरे घन की बात कर रहा है, एक फलक की बात नहीं कर रहा है भाई ना। तो इसमें लिख देंगे कि जब आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो संपूर्ण घन का फ्लक्स फाई बराबर आता है बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि ये एप्सिलॉन नॉट जब नीचे होता है तो कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होता है, तो एप्सिलॉन नॉट को 1/4πk, मैं चाहूं तो इसको Q इंटू 4πk लिख सकता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। पता है ना मैं कैसे लिखता हूं, कि क्योंकि k होता है आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से 1 जो एप्सिलॉन नॉट आएगा वो बन जाएगा बच्चों 4πk। ठीक, तो इसमें अगर वैल्यू जमाए हम, आवेश का मान कितना दिया है पढ़ना। पृष्ठ में आवेश चर्चा कर रहा है 2 माइक्रोकुलाम, तो आवेश की जगह 2 × 10⁻⁻⁶, 4 पाई का मान 3.14 और के का मान 9 × 10⁹। सिंपल तरीके सॉल्व कर लो। इसमें घन की भुजा का कोई योगदान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार पर डिपेंड ही नहीं करता है। घन की भुजा 9 सेंटीमीटर हो, दुगना कर दो, आधा कर दो, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा भैया। करिए, चलो कैसे करें सर। देखो 9 × 4 मतलब 4 × 8 कर लो, 2 × 4 कर लो 8, और 9 8 72 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात, ये गया ये गया ये गया और ये गया। 9 और -6 कितने बचेंगे साहब, 3 बचेंगे, है ना। तो 314 का 72 से गुणा कर लो, फिर पॉइंट का खेल खेल लेंगे। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 और 2 9, 7 तिया 21, 8 0, 16 6 हासिल 1 और 22। दशमलव लगना है बच्चों 2 अंकों के बाद में, तो ये बन जाएगा 226.08 गुणा 10 की घात 3। और अगर वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखा जाए तो 2.26 इंटू 10⁻, 2 अंक किसका आया है, 2 घात बढ़ा दीजिए, 10⁵ वेबर। 2.26 गुणा 10 की घात 5 वेबर। नोट कर जाइए, बड़ा सरल सवाल था ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था भैया, है ना। ये तो आप सबसे हो ही जाना चाहिए। देखो मैंने तो घन में आपको काफी क्रिटिकल कंडीशंस बताई हैं, और इससे आसान कंडीशन तो होगी भी क्या। कह रही है बताओ आप, सीधा बोल रहा है कि भैया आवेश घन के केंद्र पर रखा हुआ है और आपको फ्लक्स निकालना है। ये बुक में जो है वो 18वां और 19वें का क्वेश्चन इंटरचेंज हो गया है भाई ना, ध्यान रखना। 18वें का जो 1.18 का आंसर है 1.19 में प्रिंट है, और 1.19 का जो है वो 1.18 में प्रिंट है। थोड़ा करेक्शन कर लेना उस चीज़ को, है ना। अपन जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही है, विश्वास रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों ने। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाऊँ थोड़ा सा, ये लो
चाहो तो आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 1.20 देखा जाए भाई। देखो 1.20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.20 पढ़ना भाई बहुत ध्यान से। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या तो कोई काम की होती नहीं है बच्चों, आपको पता है। तो इसमें जो काम की चीज है वो है विद्युत फ्लक्स। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है -1.0 इंटू 10⁻³ फ्लक्स का मान दिया हुआ है। दो क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, सुनना बहुत ध्यान से। त्रिज्या कितनी कर दी गई है? दुगनी। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि चाहे गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दुगना कर दो, आधा कर दो, 3 गुना कर दो, जब तक आप आवेश को परिवर्तित नहीं करोगे, आवेश तो केंद्र पर रखा हुआ है। अब त्रिज्या 10 हो चाहे 20 हो, उसके अंदर पूरा आवेश समाहित है, तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रीजन क्या लिखेंगे कि चूंकि विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, अतः गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने से विद्युत फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। मतलब फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो नया फ्लक्स यही रहेगा -1.0 10⁻³ फर्स्ट समझ में आ गया। अब सेकंड समझने का प्रयास करिए। सेकंड क्या बोल रहा है, पढ़ो। पहला बोल रहा था कि भाई गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या डबल करने से फ्लक्स में कोई परिवर्तन आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और सेकंड पढ़ना, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। आपको बच्चों आवेश का मान निकालना है, मतलब क्यू का मान निकालना है। फ्लक्स पता है, क्यू का मान निकालना है। तो गाउस की प्रमेय याद आएगी, फाई बराबर Q/ε0। तो यहां से Q निकल करके आएगा फाई इंटू ε0। फाई कितना है, फ्लक्स कितना है, -1 इंटू 10⁻³ और ε0 से आप परिचित हो 8.85 10⁻12। कैलकुलेट कर लो। प्लस का आएगा -8.85 गुना 10⁻⁻9 कूलम, सॉरी आवेश आएगा। और -9 को अपन नैनो लिख सकते हैं, तो -8.85 नैनो कूलम। देखो फ्लक्स नेगेटिव है, मींस आवेश भी कैसा होगा, नेगेटिव। सिग्मा क्यू भी कैसा होगा, नेगेटिव। आवेश फ्लक्स पॉजिटिव है, सिग्मा क्यू पॉजिटिव होगा। फ्लक्स 0 है, आवेश भी 0 होगा। ठीक है, नोट करते जाइए। तो ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 1.20। आगे बढ़िए, नोट करो 1.20 को। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक 1.21 देखिएगा। वैसे आपको बता दूं 1.21 खैर गाउस नियम के अनुप्रयोग पर डिपेंड है।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। तो गोले का विद्युत क्षेत्र अपन करा सकता हूँ, खैर E बराबर KQ/R² से होगा, आप खुद ट्राई कर लेना। पर जब मैं आपको गोले का विद्युत क्षेत्र पढ़ा दूंगा, गोलीय कोश पढ़ा दूंगा ढंग से, उसके बाद डिस्कस करेंगे 1.21 को। तो 1.22 कर सकते हैं भैया, देखना 1.22। एक 1.22 देख लीजिए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा भैया 1.22 पढ़ना। 2.4 मीटर व्यास गिवन है, तो क्या त्रिज्या निकाल सकते हो? त्रिज्या बच्चों व्यास का आधा होती है, तो 2.4 में 2 का भाग देंगे तो 1.2 मीटर त्रिज्या निकल करके आएगी। क्लियर? एक समान आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व मीन्स आपको सिग्मा दे रखा है। ये तो शायद मैंने करवा दिया आपको, 80 माइक्रोकूलाम बटा मीटर स्क्वायर, और देख लो। तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 80 × 10⁻⁻⁶ कूलाम बटा मीटर स्क्वायर त्रिज्या है और सिग्मा है। पहला गोले का आवेश निकालना है और दूसरा विद्युत फ्लक्स निकालना है। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले में तो हम आवेश की चर्चा करते हैं फर्स्ट में, तो Q कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप सिग्मा का सूत्र जानते हो कितना आता है बच्चों? Q/A। तो यहां से Q का सूत्र कितना बन जाएगा? सिग्मा A। और अगर मैं गोले की बात करता हूं तो गोले का क्षेत्रफल है 4πr²। तो Q का सूत्र तो बन गया बच्चों सिग्मा × 4πr²। आपने पृष्ठ आवेश घनत्व काम में लिया है, मीन्स Q बराबर सिग्मा कितना है? 80 × 10⁻⁻⁶, 4 पाई है 3.14 और R² 1.44। 12 × 12 144 होता है, 2 पॉइंट हमने एडजस्ट कर दिए। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या करके दिखा दूं आपको? तो ये लो कर लो। 4 का गुणा 314 करो, पॉइंट बाद लगा लूंगा एक साथ। 4 × 4 16, यहां से 1 4 और 1 5, 4 × 12 12 56। क्लियर? 8 का गुणा 1.44 से करो, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35 हासिल 3, 8 और 3 11, 11 से 52। आपस में गुणा कर लें, 1 2 3 4 संख्याओं गुणा चल रहा है। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 5 × 5 25, 3 28 हासिल 2, 10 2 12 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 5 2 1, 6 5 2 1 2 1, 8 5 13 6 19 के 9 हासिल 1, 6 और 1 7 5 12 13 14 15 16 के 6 हासिल 1, 6 और 6 12 13 14 के 4 हासिल 1, 2 3 और 1 4 1, ऐसा गुणा आ रहा है। दशमलव की बात करें बच्चों, 2 और 2 4 अंक, 1 2 3 4 अंक, मतलब गुणा करने के बाद आएगा वो 144.69 गुणा 10 की घात। दिमाग लगाना, ये 0 काम में नहीं लिए, यहाँ -5 बना देगी बच्चों कूलाम। वैज्ञानिक विधि के अनुसार आंसर लिखना है तो 1.45 हो जाएगा ना, ये अंक 5 से बड़ा इस वजह से, इंटू 10⁻⁻, संख्या 2 अंक कम की है, घात बढ़ा दो, -3 कूलाम। मैं चाहूं तो इसको 1.45 मिली कूलाम लिख सकता हूं। आवेश आ गया, क्लियर है? और आवेश के बाद आप फ्लक्स निकाल लोगे सेकंड क्वेश्चन में। फाई, भाई फाई का सूत्र क्या होता है? Q/ε0 या Q × 4πk। तो फ्लक्स चाहिए, आवेश निकल के आया 1.45 गुणा 10 की घात -3, 4 पाई का मान 3.14,
और के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 सॉल्व कर लेना, बेवर में आपका उत्तर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ट्राई किए, कुछ एक क्वेश्चन आप ट्राई कर चुके होंगे और भी एक का दो वीडियो और बनाएंगे अभी क्वेश्चनों के ऊपर। अब हमारा जो टॉपिक बचता है गाउस नियम के अनुप्रयोग बचते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगामी 2 से 3 क्लास में थ्योरी पूरी हो जाएगी आपकी, और 1-2 क्लास में जितने आप न्यूमेरिकल करवाना चाहोगे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वो सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको फिजिक्स समझ में आने लगी होगी, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 लगभग पूरा होने वाला है। जुड़े रहिए, लगातार घर बैठ के वीडियो देखें और नियमित अपनी पढ़ाई चालू रखें। पुराना जो अपना कोर्स निकल चुका है उसका बार बार रिवाइज भी करें। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक भी जरूर करना है, ठीक है। शेयर भी क्या करें, तो वीडियो लाइक शेयर तो आप स्टार्टिंग में कर दिया करो, ताकि जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने बच्चे हैं जो अभी जिनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे शायद ऐसे, तो उन तक अपना मटेरियल पूरा पहुंच पाए। धन्यवाद बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। थैंक यू।